कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इसमें कि आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का चैप्टर है, ठीक है? और सॉल्यूशन के चैप्टर में हम आज समझेंगे कि रोल्स लॉ क्या होता है, ठीक है? रोल्स लॉ की 3 डेफिनेशंस को मुख्तलिफ इक्वेशंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फिर इन्हीं जो है रोल्स लॉ के फार्मूला से, डेफिनेशन से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? फिर इन दी एंड जो है तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा? तीसरा स्टेप हमारा ये होगा कि हम मॉलिक्यूलर मास निकालने की कोशिश करेंगे, किसका? सॉल्यूट का, ठीक है? रोल्स लॉ को अप्लाई करते हुए हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे सॉल्यूट का, ठीक है? तो 3 स्टेप में जो है हम आज का टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे और ये फिजिकल केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन के चैप्टर में जो है का ये अहम टॉपिक है, ठीक है? तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हाँ जी, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है रोल्स लॉ, ठीक है? तो रोल्स लॉ की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, उसको हम मुख्तलिफ तरीके से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। पहली डेफिनेशन क्या है? वेपर प्रेशर द सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में सॉल्वेंट मौजूद है, ठीक है ना? तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होता है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, खालिस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन, ठीक है? तो आई थिंक आपको इसकी फर्स्ट डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी कि राउल्स लॉ क्या कहता है कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर असल में दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, दो चीज़ों का हासिल ज़रब है। एक किस चीज़ का हासिल ज़रब है? कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है? मतलब नमक और पानी मिल रहे हैं तो पानी का वेपर प्रेशर क्या है? पानी का वेपर प्रेशर क्या है, ठीक है? पानी के वेपर प्रेशर को, मतलब सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन जब हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है? डेफिनेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट प्रोडक्ट है दो चीज़ों का ये, ठीक है? इसमें जो हमारे पास स्मॉल पी है वो किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है? स्मॉल पी ज़ाहिर कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, उसको हम स्मॉल पी ज़ाहिर कर रहे हैं, ठीक है? पी नोट किसको ज़ाहिर कर रहा है? सिर्फ अगर पानी अकेला होता, सॉल्यूशन ना होता, बस सॉल्यूशन में तो फिर सोल्यूट भी मौजूद होता है ना। अगर पानी अकेला ही होता इसका मतलब वो सॉल्वेंट होता, प्योर सॉल्वेंट होता। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसे ज़ाहिर करते हैं? पी नॉट से। और x1 किससे ज़ाहिर किया जाता है? x1 ज़ाहिर करता है सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को। तो आई थिंक आपको रोल्स लॉ के मुताबिक की पहली डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी, जिसमें वो क्या कह रहा है, जिसमें हमें वही समझाने की कोशिश कर रहा है कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है? किसका प्रोडक्ट होता है? किसका हासिल ज़रब होता है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन, ठीक है? अब आपने आना है, देखें मोल फ्रैक्शन जो है ना हमारे पास दो किस्म की होगी, एक सॉल्यूट की होगी, एक सॉल्वेंट की होगी। सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को मैंने x1 से ज़ाहिर कर दिया है और सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन को मैंने किसे ज़ाहिर कर दिया है? x2 से ज़ाहिर कर दिया है। और जो मोल फ्रैक्शंस का जो मजमूआ होता है किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है? मोल फ्रैक्शन जैसा परसेंटेज हमारे पास मैक्सिमम 100 होती है ना, इससे हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन होती है वो मैक्सिमम 1 होती है। तो मैं यहाँ से क्या काम करूँगा? यहाँ से मैं x1 की वैल्यू निकाल लूँगा। मतलब मैं यहाँ से x1 मतलब सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन का एक फार्मूला बना दूँगा
1 वैसे का वैसे ही रहेगा, x2 वहाँ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, मेरे पास फार्मूला आ जाएगा x1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x2। ठीक है, तो अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखें ये वाला p वैसे का वैसे ही, ये वाला p नॉट वैसे का वैसे ही। ठीक है, और x1 की जगह क्या लिख दोगे 1 माइनस x2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये है कि देखो ये p वैसे का वैसे ही, p नोट को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, p नोट 1 से मल्टीप्लाई खाएगा p नोट बन जाएगा, p नोट जब x2 से मल्टीप्लाई खाएगा तो क्या बन जाएगा p नोट x2 बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करनी है, p नोट x2 को वहाँ ले जाते हैं, दूसरी बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इसकी वैल्यू बन जाएगी पॉजिटिव, तो ये हमने लिख दी पॉजिटिव। ठीक है, फिर मेरे पास इस p को यहाँ ले आएंगे और इस p नोट x2 को हम वहाँ ले के जा चुके हैं, तो ये जब p यहाँ आएगा स्मॉल p तो ये बन जाएगा p नोट माइनस p। ठीक है, p नोट माइनस p को हम डेल्टा p लिख सकते हैं और हमारे पास फार्मूला बन गया डेल्टा p इज इक्वल्स टू p नोट x2। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल इक्वेशन नहीं है, बहुत आसान इक्वेशन है, जस्ट अरेंजमेंट की है मैथमेटिकली, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हासिल हो गई है। अब यहाँ से हम रोल्स लॉ की जो है सेकंड जो है तारीफ बनाते हैं। तो कहता है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अगर आप गौर करो, अगर मैं इसको मैं ले लेता हूँ कांस्टेंट, तो डेल पी किसके बराबर है, डेल पी हमारे पास बराबर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x2 के। इसका मतलब लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी, वेपर प्रेशर में कमी कब आती है, जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल दिया जाता है, मतलब पानी में नमक डाल दोगे ना तो वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या डेफिनेशन बन गई, ये रोल्स लॉ की सेकंड डेफिनेशन बन गई। ठीक है, कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा x2 होगा उतना ज़्यादा डेल्टा p होगा। तो इसी इक्वेशन से हम एक और फार्मूला बना देते हैं, देखो x2 को वैसे का वैसे ही लिखा। ठीक है, डेल्टा p वैसे का वैसे ही है और p नोट को डेल्टा p के नीचे ले जाओगे, x2 वैसे का वैसे ही। ठीक है, और इस p नोट को डेल्टा p के नीचे ले जाओगे, डेल्टा p और p नोट बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से हम थर्ड डेफिनेशन बना सकते हैं किसकी, रोल्स लॉ की। तो रोल्स लॉ की आपको 3 डेफिनेशन समझ आ चुकी थ्रू डिफरेंट इक्वेशंस। तो देखो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, अगर आप गौर करो, एक तीसरी डेफिनेशन जो इस इक्वेशन के मुताबिक बन रही है वो क्या बन रही है कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के बराबर है। तो 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, 3 इक्वेशन से हमने रोल्स लॉ की 3 डेफिनेशन बना दी। ठीक है, और ये जो चीज़ है हमारे पास डेल्टा पी और पी नॉट, ये क्या कहलाता है हमारे पास, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। तो अब हम चलते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की तरफ। ठीक है, कहता है हमारे पास एक सॉल्वेंट था, जैसा कि समझो पानी था, पानी में हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन सा सॉल्यूट होता है, जो आम टेम्परेचर पर वेपर पे कन्वर्ट नहीं होता। समझो मैंने पानी में नमक डाल दिया। ठीक है, जब पानी में आप नमक डाल दोगे तो क्या होगा, पानी का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब कम से कम वेपर बनेंगे, जब कम से कम वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो गिवन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम में यूनिट सरफेस एरिया से पानी के मतलब सॉल्वेंट के कम से कम वेपर बनेंगे। तो देखो पीछे हमने फार्मूला आपको अभी दिखाया था, जो सेकंड डेफिनेशन थी, क्या फार्मूला था, पी नॉट माइनस पी इज इक्वल्स टू पी नॉट x2। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना आपने क्या काम करना है,
पी नोट तो वैसे का वैसे लिखोगे, इस पी की जगह ना वो पी एस लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पी एक्स नहीं, पी एस। ठीक है, ये पी एस क्या है? ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। जब सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिलता है तो एक सोल्यूशन बनता है। ठीक है, जब नमक जो है पानी के साथ मिलेगा तो एक सोल्यूशन बनेगा। उस सोल्यूशन का प्रेशर क्या है, उसको हम क्या ज़ाया कर रहे हैं? पी एस ज़ाया कर रहे हैं। तो हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको यहाँ बताया कि सॉल्वेंट जब सोल्यूट के साथ मिक्स होता है, जब सॉल्वेंट में सोल्यूट डाला जाता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाता है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो यूनिट टाइम में गिवन टेम्परेचर पर यूनिट सरफेस एरिया पर से जो है कम से कम जो है ना वेपर निकल रहे होते हैं किसके? सॉल्वेंट के। तो सेकंड डेफिनेशन को यूज़ करते हैं, मैंने ये फार्मूला बना दिया। ठीक है, उसी तरीके से आपने काम करना है, प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म कर देना है, पी नोट लगा देना है। इसी पी नोट को आपने नीचे ले आना है। ठीक है, मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? पी नोट माइनस पी एस। ये पी नोट चूँकि नीचे आ चुका है, यहाँ पे क्या बच जाएगा? एक्स टू। एक्स टू किसको ज़ाया करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को ज़ाया करता है। सोल्यूट हमेशा कम मिकदार में होता है, ठीक है, सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा मिकदार में होता है। तो सोल्यूट के लिए जो है हमने x2 ज़ाहिर किया। x2 किसके बराबर होता है? x2 बराबर होता है सोल्यूट के मोल्स, ऊपर सोल्यूट के मोल्स, नीचे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। ठीक है, और आपको पता है ये जो पी नॉट माइनस पी एस है, इसको मैं डेल्टा पी लिख सकता हूँ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिख सकता हूँ, क्योंकि सॉल्वेंट में सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर में क्या हुई है? कमी हुई है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी ओवर पी नॉट, ये x2 वैसे का वैसे, n2 ओवर n1 प्लस n2 वैसे का वैसे। अब यहाँ पे पी नॉट किसको ज़ाहिर करता है? पी नॉट मैंने पहले भी आपको बताया था, पी नॉट जो है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को ज़ाहिर करता है। ठीक है, पी एस किसको ज़ाहिर कर रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को ज़ाहिर कर रहा है। डेल्टा पी किसको ज़ाहिर कर रहा है? डेल्टा पी असल में बराबर था पी नॉट माइनस पी एस के। ठीक है, ये असल में किसको ज़ाहिर कर रहा है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, दोनों तरफ आप खुद से पी नॉट से डिवाइड कर दो। अगर आप इस फार्मूले में देखो, खुद से पी नॉट से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी पी नॉट, यहाँ पे भी पी नॉट। ठीक है, तो जब डेल्टा पी बाय पी नॉट हो जाएगा तो दो चीज़ों का मुआवजा कर रहे हो ना आप, तो ये क्या बन जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें जो n1 और n2 हैं वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट है। n2 इसमें मोल्स ऑफ सोल्यूट को ज़ाहिर करेगा, और n1 जो है इसमें किसको ज़ाहिर करेगा? n1 ज़ाहिर करेगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को। तो n2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, n1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे दिया है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। अब इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए जो है ना, आपने इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आपने सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। ठीक है, तो सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे मालूम किया जा सकता है, वो हम जो है अब देखना चाह रहे हैं। देखो, अगर आपने सोल्यूट के मोल निकालने हैं, सोल्यूट का मास ऊपर आएगा, उसका मोलर मास नीचे आएगा, वो हमने लिख दिया। ठीक है, 2 जो है सोल्यूट को ज़ाहिर कर रहा है, 1 जो है सॉल्वेंट को ज़ाहिर कर रहा है। अगर आपने सॉल्वेंट के मोल निकालने हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा? उसके लिए फार्मूला होगा सॉल्वेंट का मास, जिसको W1 ज़ाहिर कर दिया, और सॉल्वेंट का मोलर मास, मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ हमने ये इक्वेशन बनाई थी अभी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। वो क्या इक्वेशन थी? डेल्टा पी, बल्कि आप वो यूज़ कर रहा है ये वाली इक्वेशन। ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट, और x2 की जगह उसने क्या लिख दिया? n2 ओवर n1 प्लस n2। ठीक है, ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। n2 की जगह पे उसका फार्मूला पुट कर दिया गया w2 ओवर m2, n1 की जगह उसका फार्मूला पुट कर दिया गया है w1 ओवर m1, और फिर n2 की जगह जो है उसका फार्मूला पुट कर दिया गया है w2 ओवर m2। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने n2 n1 का जो है फार्मूलाज हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। क्योंकि सोल्यूशन हमारा डाइल्यूट है, सोल्यूट बहुत कम है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो n2 की वैल्यू बहुत कम होगी किसके मुकाबले में? n1 के मुकाबले में। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, या तो ये काम कर दो
ये N1 वाला फार्मूला, ये जो N1 वाला फार्मूला, या तो इसको स्किप कर दो, ठीक है, क्योंकि सल्यूट बहुत कम है और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। ये वाला फार्मूला आपने स्किप करना है, ठीक है। कौन सा फार्मूला स्किप करना है आपने? ये वाला फार्मूला, N2 वाला फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला आपने स्किप कर देना है, क्योंकि सल्यूट को क्या ज़ाहिर कर रहा है? 2 ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। चूँकि सल्यूट के मोल्स सॉल्वेंट के मोल्स से बहुत कम है, तो N2 की वैल्यू N1 से बहुत कम होगी, तो आप N2 को स्किप कर दो। मतलब N1 प्लस N2 को अप्रॉक्सीमेटली बराबर ले लो किसके? N1 के। तो मेरे पास फार्मूला क्या हो जाएगा? पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट, N2 वैसे का वैसे, N1 वैसे का वैसे, N1 वैसे का वैसे। N2 को मैं स्किप कर चुका हूँ, तो ये फार्मूला हमने इसके अंदर पुट कर दिया। N2 की वैल्यू जब हमने पुट की, ये वाली थी W2 और M2। N1 की वैल्यू जो पुट की W1 और M1, ये M1 उलट के ऊपर चला जाएगा, ये M2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, हमारे पास इस किस्म का फार्मूला बनेगा P नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल्स टू, ठीक है। इसको समझो मैंने स्किप कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया? स्किप कर दिया। तो स्किप कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया? W2 और ये M1 उलट के ऊपर जाएगा, ठीक है। W2 इंटू M1, ये M2 नीचे आ जाएगा, W1 इंटू M2, W1 इंटू M2, ठीक है। तो यहाँ से हम M2 का फार्मूला बना देंगे। M2 का फार्मूला हमने कैसे बनाना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। M2 को उधर ले जाते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं। M2 सारा का सारा उधर आ गया, इस साइड पे आ गया, तो ये M2 आ गया, ठीक है। ये P नोट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है। और ये W2 M1 और ये W1 वैसे का वैसे, ठीक है। इस चीज़ को मैंने क्यों स्किप किया? चूँकि इसी की जगह तो ये हमने ये लिखा था, तो ये चीज़ स्किप हो जाएगी। मेरे पास फार्मूला सिर्फ फिर ये रह जाएगा P नोट माइनस पी एस ओवर P नोट इज इक्वल्स टू W2 ओवर इंटू M1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2, जिसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका जवाब ऐसे निकाल दिया है। M2 को मैं वहाँ ले गया, ये P नोट ऊपर जाएगा, ठीक है। ये P नोट माइनस पी एस नीचे आ जाएगा, और ये M2 M1 W2 M1 और W1 वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया रोल्स लॉ की इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए, किसका? सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने का हमारे पास एक फार्मूला आ चुका है, ठीक है। तो मैंने आपको रोल्स लॉ की 3 डेफिनेशंस कराई थ्रू डिफरेंट इक्वेशंस, फिर मैंने आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कंसेप्ट देने की कोशिश की, और फिर मैंने आपको इसी से जो हमें एक फार्मूला हासिल हुआ था, उसी फार्मूला को यूज़ करते हुए मैंने आपको ये बताया कि हम सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।